शादी के बाद का पहला हफ्ता, खुशियों से भरा माहौल और दोस्तों रिश्तेदारों की ओर से आते गिफ्ट्स का सिलसिला। ओडिशा के पटनागढ़ में सौम्या शेखर और उनकी पत्नी रीमा के घर पर भी ऐसा ही एक पार्सल पहुंचा। एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स जिस पर कोई नाम या पता नहीं था। सभी के चेहरे पर उत्सुकता और मुस्कान थी। सौम्या ने जैसे ही उस गिफ्ट को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, एक पल के भीतर सब कुछ बदल गया। घर की दीवारें जोरदार धमाके से गूंज उठीं, चीखें हवा में घुल गईं और खुशी का वो पल मातम में बदल गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये तोहफा, जो एक नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न होना चाहिए था, वही उस जिंदगी का अंत कर देगा। लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। ऐसी साजिश जो दुश्मनी की हदें पार कर चुकी थी। सवाल ये था कि आखिर कौन था वो दुश्मन जिसने एक मासूम परिवार को इस कदर निशाना बनाया, और क्यों? जैसे जैसे पुलिस ने जांच शुरू की, इस केस के पीछे का सच और भी खौफनाक होता गया। यह एक साधारण पार्सल नहीं, बल्कि बदले की आग से जलते एक दिमाग की काली साजिश थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से समझते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। साल 2018 में उड़ीसा के बोलांगीर जिले के अंतर्गत आने वाली पाटनगढ़ इलाके में एक साहू फैमिली रहती थी, जिसमें घर के मुखिया रविंद्र कुमार साहू के अलावा उनकी पत्नी संयुक्ता साहू, उनके 2 बच्चे और उनकी बुढ़ी मां जेमा मनी साहू थीं। जहां रविंद्र कुमार साहू पाटनगढ़ के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वहीं उनकी पत्नी संयुक्ता साहू जवाहरलाल कॉलेज के प्रिंसिपल थी। उनका बेटा सौम्या शेखर भी बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि उनकी बेटी कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उस समय अपने भाई की शादी को अटेंड करने के लिए वो भी घर आई थी। अब 18 फरवरी 2018 को बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी करने वाले सौम्या शेखर की शादी सोनपुर के इलाके में रहने वाली रीमा से हो गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शादी के 5 दिन बाद, यानी कि 23 फरवरी 2018 को शेखर की बहन, जो कि कजाकिस्तान से शादी को अटेंड करने के लिए आई थी, वो वापस कजाकिस्तान जा रही थी। एयरपोर्ट छोड़ने के लिए उसके पिता रविंद्र कुमार भी दिल्ली एयरपोर्ट तक गए थे। इधर उनकी पत्नी संयुक्ता साहू भी ड्यूटी पर चली गई थी। यानी कि अब घर पर सौम्या शेखर, उसकी पत्नी रीमा और दादी मौजूद थीं। ये 3 लोग ही घर पर थे। 12:45 के आसपास शेखर साहू और उसकी पत्नी रीमा दोनों किचन में बातें कर रहे थे। तभी अचानक सौम्या को घर की बेल बजने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो गेट पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था और सौम्या के नाम से एक पार्सल था। बॉक्स के ऊपर घिसे हुए स्टिकर में लिखा था कि इसे एस के सिन्हा ने उड़ीसा से 230 किलोमीटर दूर रायपुर से भेजा है। इस समय पार्सल को देखने के लिए उनके पीछे दादी भी चली आई। सौम्या शेखर ने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे तो ये शादी का गिफ्ट लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसे भेजने वाला कौन है, क्योंकि मैं तो रायपुर में किसी को नहीं जानता। बातें करते हुए सौम्या शेखर उस पार्सल को भी खोल रहा था। अब उस पार्सल के बॉक्स से बाहर एक धागा निकला हुआ था। जैसे ही उसने धागे को खींचा, बहुत ही जोर का धमाका हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि वो तीनों इधर उधर बिखर गए। उनके शरीर से तेजी से ब्लड निकलने लगा। ब्लास्ट से छत का प्लास्टर भी फट गया। खिड़की भी कई टुकड़ों में टूटकर दूर जा गिरी। ये तीनों दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहे थे। दादी जेमा मनी साहू आग की लिपटों में घिर गई थी। सौम्या शेखर ने मरने से पहले कराहते हुए बोला कि मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। ये वो आखिरी शब्द थे जो रीमा ने अपने पति के मुंह से सुना था। आग ने रीमा के चेहरे और बाह को भी जला दिया था। उसके फेफड़ों में धुआं भर गया था। वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगी, क्योंकि धूल मिट्टी रीमा की आंखों में भी भर गया था और उसकी नजर धुंधली होती जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद रीमा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो रेंगते हुए बेडरूम तक पहुंच गई। वो अपनी सास के पास कॉल करने के लिए फोन उठाई, लेकिन वो कॉल करने से पहले ही बेहोश हो गई। इधर पड़ोसी दौड़ते हुए यहां पर आ रहे थे और एक दूसरे में ये बातें कर रहे थे कि शायद गैस सिलेंडर फट गया। लेकिन यहां का नजारा देखकर पड़ोसियों को भी होश उड़ गए। इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत एम्बुलेंस के पास कॉल किया और इन तीनों को उठाकर जल्दी से एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाने लगे। मगर रास्ते के दौरान ही दादी जेमा मनी साहू और शेखर साहू की मृत्यु हो गई। असल में वो दोनों 90% जल गए थे और रीमा मात्र 40% जली हुई थी। इसलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वहां पर उसकी इलाज शुरू हुई। लेकिन रीमा की भी हालत गंभीर ही थी। अब खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस यहां आते ही जांच में लग गई। शुरुआती जांच में ही पुलिस को मालूम पड़ गया कि ये ब्लास्ट गैस फटने से नहीं हुई है। इसलिए पुलिस ने घटनास्थल पर बम एस्कॉर्ट को भी बुलाए। जैसे ही बम एस्कॉर्ट की टीम रसोई में एंटर हुई,
तो ये लोग तुरंत समझ गए कि यह बम विस्फोट है, क्योंकि रसोई से बारूद की गंधें आ रही थी। अब पुलिस भी ये समझ गई थी कि ये एक बम विस्फोट ही था, मगर पुलिस को यह नहीं समझ आ रही थी कि आखिर बम आया कहां से। अब इस बारे में जो 3 लोग जानते थे, उनमें से 2 लोग मर चुके थे, दादी और शेखर साहू, जबकि रीमा की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो बात करने की स्थिति में नहीं थी। अब पुलिस रीमा को ठीक होने का इंतजार करने लगती है, क्योंकि पुलिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब 1 सप्ताह के बाद यानी कि 3 मार्च 2018 को रीमा की हालत में थोड़ी सुधार होने पर उससे पूछताछ की जाती है। रीमा ने पुलिस को इस समय बस इतना ही बताया कि उसे दिन 23 फरवरी 2018 को दोपहर के 12:45 के आसपास स्काई किंग कुरियर सर्विस से हमारे घर एक पार्सल आया था। अब इस बात का पता चलते ही पुलिस बिना समय कमाई तुरंत स्काई किंग कुरियर ऑफिस पहुंचते हैं और उस शख्स के बारे में पता लगाते हैं जिसने उस पार्सल को डिलीवर किया था। साथ ही पुलिस यहां ये भी पता लगाने की कोशिश करती है कि वो पार्सल किसने भेजा था। अब जांच पड़ताल के दौरान मालूम पड़ता है कि वो पार्सल किसी S.K. सिन्हा नाम के शख्स ने रायपुर से भेजा था। लेकिन जब पुलिस थोड़ी छानबीन करती है तो मालूम पड़ता है कि वो नाम और एड्रेस दोनों फर्जी है। अब यहाँ पर पुलिस से एक छोटी सी मिस्टेक होती है। दरअसल पुलिस मीडिया को इस केस के बारे में बताते समय पार्सल भेजने वाले का नाम S.K. सिन्हा के जगह R.K. शर्मा बता दिया था। लेकिन ये पुलिस की छोटी सी गलती आगे चलकर इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ी कड़ी बन जाती है। अब ये नाम कातिल का था तो मीडिया के जरिए ये नाम आग की तरह चारों तरफ फैल गया और पुलिस ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। पुलिस इसी तरह जांच करती है और जब स्काई किंग कुरियर ब्रांच CCTV फुटेज को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वहां पर कोई CCTV कैमरा है ही नहीं। इसके बाद पुलिस वाले शेखर साहू के दोस्तों और परिवार वालों से भी पूछताछ की। पुलिस वालों ने शेखर के माता पिता से पूछा, क्या आपकी किसी से दुश्मनी है या किसी के ऊपर शक है? इस पर शेखर की मां ने बताया कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और हमें किसी के ऊपर शक भी नहीं है। लेकिन फिर संयुक्ता ने कहा कि जिस कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगी हुई है वहां पर अंग्रेजी का एक प्रोफेसर है जिसका नाम पूंजीलाल मेहर है। उनके साथ मेरी कहा सुनी हुई थी। दरअसल पूंजीलाल मेहर उस कॉलेज का काफी समय से प्रिंसिपल था, लेकिन इस घटना से 5 महीने पहले उसे हटाकर शेखर साहू की मां संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया था। संयुक्ता साहू का कहना था कि हमारी दुश्मनी किसी से इतनी बड़ी नहीं है कि कोई हमें बम से उड़ा दे। संयुक्ता साहू की नजर में पूंजीलाल मेहर से हुई कहां सुनी एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन पुलिस के लिए छोटी बात नहीं थी। उन्होंने पूंजीलाल से पूछताछ की। उससे पूछताछ करने पर कोई खास जानकारी नहीं मिलती, इसलिए पूंजीलाल मेहर को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पुलिस को मालूम पड़ा कि शादी से कुछ महीने पहले जब शेखर रीमा से बात कर रहा था फोन पर, तभी शेखर के फोन पर एक कॉल आई थी। शेखर ने रीमा की कॉल को होल्ड करके उठाया तो दूसरी तरफ से एक अनजान शख्स धमकी देते हुए शेखर को कहा कि तुम्हें रीमा से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने रीमा से शादी की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद फोन कट गया था। शेखर साहू ने यह बात रीमा को भी बताई थी, लेकिन रीमा को भी नहीं मालूम था कि कॉल करने वाला शख्स कौन हो सकता है। लेकिन इसके बाद से वह शख्स दोबारा कॉल नहीं किया, जिससे यह लोग इस बात को धीरे धीरे कर भूल गए। पुलिस के लिए यह जानकारी बहुत अहम थी, तो पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया और उस आदमी को भी ढूंढ निकाला। पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि वो शख्स रीमा से एक तरफा प्यार करता था। वो बताता है कि मैंने ही शेखर के फोन पर कॉल किया था और मैंने ही धमकी दी थी। मेरे अंदर बम बनाने और जान से मार देने की हिम्मत नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है, मगर पुलिस को इसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है, मगर वह बार बार वही बातें दोहरा रहा था, मैं बेकसूर हूं। इसके बाद पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाता है, यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, जिसे पता चला कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। अब इसी तरह इस वाकया के घटे 3 सप्ताह से भी ज्यादा हो गए थे। पुलिस ने शेखर के दोस्त, परिवार, पड़ोसी और स्काई किंग ऑफिस के डिलीवरी बॉय, इन लोगों के अलावा और 100 लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जिस वजह से इस मामले की जांच वहीं के वहीं रह गई। अब पुलिस के ऊपर इस केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ने लगा था। इसके बाद अब उड़ीसा सरकार ने इस केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। अब जैसे ही ये केस क्राइम ब्रांच के हाथ आया तो उसने सभी पहलुओं को फिर से जांच पड़ताल की। उसे कोरियर ऑफिस के अंदर बाहर कहीं पर भी CCTV कैमरा नहीं था, इसलिए क्राइम ब्रांच उस एरिया में लगे करीबन 100 से ज्यादा CCTV फुटेज की जांच की, लेकिन फिर भी क्राइम ब्रांच की पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन तभी अचानक 4 अप्रैल 2018 को बोलांगीर पुलिस को एक लेटर मिली,
जिसमें लिखा था पार्सल इसके सिंह के नाम से भेजा गया था, न कि आर के शर्मा के नाम से। रायपुर में 2 लोग नहीं, 3 लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। इस विस्फोट का कारण सौम्या शेखर का विश्वासघात है, जिसने जान और करोड़ों रुपए लिए हैं। उसे लेटर में एक और बात लिखी गई थी कि प्लीज निर्दोष लोगों को संदेह में पकड़कर उनसे अनावश्यक सवाल पूछकर जांच के नाम पर लोगों को परेशान ना करें। अब इसे लेटर को पढ़ने के बाद बलांगीर पुलिस तुरंत इस लेटर की एक कॉपी निकलवाई और तुरंत उसे क्राइम ब्रांच हेड ऑफिस भेज देते हैं। क्राइम ब्रांच के हेड अरुण बोथरा इस लेटर को कई बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि जिसने इस लेटर को भेजा है उसने ही उस पार्सल को भी भेजा होगा, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि पुलिस ने एस के सिन्हा की जगह आर के सिंह क्रिमिनल का नाम बताया है। हालांकि लोग तो पुलिस के द्वारा बताए गए नाम आर के शर्मा को ही अपराधी समझ रहे थे। पुलिस इस लेटर को अच्छे से जांच करने के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया। अब ये लेटर इतनी दूरी से आया था तो बहुत सारे लोगों ने इस लेटर को अपने हाथों में रखकर पढ़े थे। इसी वजह से फोरेंसिक लैब में भी फिंगरप्रिंट के सही निशान नहीं मिल पाते हैं। लेकिन फिर पुलिस ने सोचा कि क्यों नहीं इस लेटर को शेखर साहू के घर वालों को दिखाया जाए। हो सकता है कि वो लोग इस हैंडराइटिंग को पहचानते हो। इसके बाद लेटर शेखर के परिवार वालों को दिखाया जाता है। पहले तो शेखर के घर वालों ने कहा कि हमें तो इस हैंडराइटिंग की पहचान नहीं है और हमें नहीं पता कि ये लेटर किसने भेजा होगा। लेकिन शेखर साहू की मां संयुक्ता की नजर इस लेटर पर एक जगह ठहर गई, जिस वजह से वो इस लेटर को कई बार पढ़ी और उन्हें एक आदमी पर शक हुआ। यह शख्स कोई और नहीं, प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर ही था। हालांकि पुलिस पहले उसके खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से छोड़ दिया था। शेखर की मां ने उस प्रोफेसर का नाम इसलिए लिया क्योंकि इस लेटर में अंडर द टेकिंग शब्द लिखा हुआ था। शेखर की मां का कहना था कि इस तरह का शब्द कॉलेज में प्रोफेसर पूंजीलाल के जुबान से ही सुनी थी। लेकिन यहां पर फर्क बस इतना सा था, वो बातचीत के दौरान कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लेटर में अंडर द टेकिंग प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। अब इन सब चीजों को देखते हुए पूंजीलाल को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूंजीलाल पुलिस के सामने बहुत जल्दी ही टूट गया और फिर उसने इस घटित वाकया के पीछे की कहानी ऐसी सुनाई जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया। दरअसल जब 2009 में पूंजीलाल ज्योति विकास कॉलेज का प्रिंसिपल बना तो उस समय संयुक्ता साहू उस कॉलेज में नहीं थी। लेकिन 2014 में संयुक्ता साहू की ट्रांसफर ज्योति विकास कॉलेज यानी कि पूंजीलाल के कॉलेज में हो जाती है। तभी से पूंजीलाल के मन में क्लेश शुरू हो गया था, क्योंकि संयुक्ता यहाँ पूंजीलाल से सीनियर थी। इसलिए अब इस कॉलेज का प्रिंसिपल संयुक्ता साहू को ही होनी चाहिए था। लेकिन पूंजीलाल अपनी कुर्सी तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, जिस वजह से संयुक्ता साहू और पूंजीलाल के बीच विवाद होने लगा। लेकिन पूंजीलाल यह समझ चुका था कि आज नहीं तो कल मुझे ये कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। और ठीक वैसा ही है। 2017 में संयुक्त साहू को इस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब ना चाहते हुए भी पूंजीलाल को वो प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़नी ही पड़ती है। अब इसी वजह से पूंजीलाल के अंदर बदले की भावना पनपने लगी। तभी से वह बदला लेने का मन बना लिया था और ऐसा तरीका सोचने लगा था जिससे उसके ऊपर किसी को शक ना हो। असल में नफरत और बदले की आग ने उसे हैवान बना दिया था। वो प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए इतना ज्यादा पागल था कि वह संयुक्ता की पूरी फैमिली को मारने का प्लान बना लिया। प्रोफेसर पूंजीलाल ने बलांगीर पुलिस के सामने यह कबूल किया कि वो पार्सल बम में ही खुद बनाया था। उसने बम बनाने का तरीका कई फिल्में और यूट्यूब वीडियो देखकर सीखा था। उसके लैपटॉप में भी बाहर अलग अलग तरीके से बम बनाने का वीडियो मिला था। उसने बम बनाने के लिए कॉलेज के नाम पर ही रॉ मटेरियल खरीदा। बम बनाने के बाद बचा हुआ सामान वह जमीन में गाड़ दिया था। अब बम पार्सल तैयार करने के बाद वो सही समय का इंतजार करने लगा। ठीक उसी समय शेखर की मां ने उसे शेखर की शादी का कार्ड दिया। अब पूंजीलाल को मौका मिल चुका था, जिसको लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने बम को शादी का पार्सल बनाकर देने की सोची। प्रोफेसर पूंजीलाल ने सोचा कि मैं रायपुर से खुद इस पार्सल को गिफ्ट करूंगा। इसके बाद 15 फरवरी 2018 को वो हमेशा की तरह कॉलेज गया और जल्दी जल्दी क्लास ली और जल्दी से वापस घर आया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि फोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। इसलिए वह अपनी फोन को घर पर ही छोड़ दिया और रेलवे स्टेशन आया और यहाँ बिना टिकट लिए ही रायपुर की ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो टिकट लेने के लिए गया तो सीसीटीवी कैमरे में आ सकता है। इसके बाद ट्रेन जब रायपुर स्टेशन पहुंची तो उसने अपने चेहरे को गमछा से ढक लिया। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर उसने एक ऑटो रिक्शा लिया और फिर शाम 5 बजे के समय वह कोरियर ऑफिस पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद उसने पार्सल और एड्रेस ऑटो ड्राइवर को दिया।
ऑटो ड्राइवर को अच्छे से समझा दिया कि कोरियर ऑफिस में जाकर क्या क्या बोलना है, जबकि पूंजीलाल ऑटो में ही बैठा रहा। लेकिन जब ऑटो ड्राइवर अंदर जाकर कहा कि मुझे एक पार्सल भेजनी है, तो कोरियर वालों ने ड्राइवर से पूछा कि इसमें क्या है, और जवाब ना मालूम होने की वजह से ड्राइवर वापस आ गया और पूंजीलाल को कहा कि वह लोग पूछ रहे हैं कि इस पार्सल में क्या है। अब इस बात से पूंजीलाल को गुस्सा आ गया। वह पार्सल लेकर पैदल ही यहां से चलने लगा और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने दूसरा ऑटो लिया और ऑटो ड्राइवर को कहा कि मुझे दूसरे कोरियर ऑफिस जाना है, और फिर वह स्काई किंग कोरियर ऑफिस पहुंचा। पूंजीलाल ने यहां पर इधर उधर देखा तो उसे कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आया, इसलिए वह ऑटो से उतरा, अपने चेहरे से गमछा हटाया और जल्दी से कोरियर ऑफिस चला गया। उसने पार्सल भेजने के लिए दिया। वह लोग भी इनसे यही पूछे कि इस पार्सल में क्या है। पूंजीलाल ने बताया कि इस कोरियर में मिठाई है। अब यहाँ अजीब बात यह है कि ये लोग भी मान लिए कि इसके अंदर मिठाई ही है। पार्सल को इसके फर्जी नाम एस.के. सिन्हा से बुक कर दिया गया और संयुक्ता साहू के घर में इस कुरियर को भेज दिया गया। पार्सल भेजने के बाद पूंजीलाल तुरंत वापस अपने घर आ गया। इसके बाद उसके लिए अगला दिन बिल्कुल हर दिन की तरह नॉर्मल दिन था, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। अब पूंजीलाल के ऊपर किसी को शक ना हो। ये शेखर की शादी में भी गया और इन्हें लंबी उम्र की दुआ भी दिया। इधर 20 फरवरी को ये पार्सल शेखर के घर पहुंचा, लेकिन उस दिन इनके घर में रिसेप्शन पार्टी थी, इसलिए 20 फरवरी को पार्सल वापस लौट गया। और फिर पार्सल 3 दिन बाद 23 फरवरी 2018 को जब रीमा किचन में खाना बना रही थी, तभी वो पार्सल डिलीवर कर दिया गया था, जिस वजह से ये सारी वाकया घटी। इसके बाद पूंजीलाल मेहर के ऊपर शक न हो, शेखर साहू के अंतिम संस्कार में भी पहुंचा था। अब इस तरह से पूंजीलाल ने अपने जुर्म को कबूल किया था। अब उसके खिलाफ काफी सारे सबूत थे, जिसमें कोरियर बिल की वो स्लिप जो शेखर के घर भेजी गई थी और डीएसपी को भेजा गया लेटर भी एक अहम सबूत था। इसके बाद पूंजीलाल के दिए गए बयान और सबूत के आधार पर 24 अप्रैल 2018 को उड़ीसा क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूंजीलाल मेहर के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल में भेज दिया गया। हालांकि यह मामला अब भी चल रहा है और पूंजीलाल भी इस वक्त जेल में ही है। इधर रीमा भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वह हॉस्पिटल से वापस अपने ससुराल आ चुकी थी। शादी के सिर्फ 5 दिन बाद ही रीमा अपने पति को खो चुकी थी। रीमा ने कहा कि शेखर ही मेरा पहला और आखिरी प्यार था। रीमा का कहना था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। अब शेखर साहू के चले जाने के बाद रीमा शेखर साहू के माता पिता के साथ ही रहती है। सौम्या और रीमा की इस कहानी में वो दर्द छिपा है जो किसी भी इंसान की आत्मा को झकझोर कर रख देता है। एक खुशहाल परिवार की वो मुस्कान जो एक नई जिंदगी की शुरुआत के सपने देख रही थी, एक पल में राख बन गई। एक गिफ्ट जो खुशी का प्रतीक होना चाहिए था, वह मौत का पैगाम बनकर आया। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि गुस्सा, नफरत और ईर्ष्या इंसान को कितना अंधा बना सकती है। एक इंसान के गुस्से ने न सिर्फ सौम्या की जान ली, बल्कि रीमा के सपनों को भी बर्बाद कर दिया। यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है इस दर्दनाक सच्चाई को आपके सामने लाना, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बना सकें जहां गुस्सा, नफरत और बदले की भावना को जगह न मिले। यह सोचने का समय है, क्या हमारी भावनाएं इतनी काबू से बाहर हो सकती हैं कि वे किसी की जिंदगी को तबाह कर दें? क्या हम नफरत और गुस्से के इस जाल को तोड़कर इंसानियत और प्यार को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको सोचने पर मजबूर किया, तो हमारे चैनल क्राइम का खेल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में हमें बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। हमारी यही कोशिश है कि ऐसी कहानियां आपको सच्चाई से रूबरू कराएं और एक बेहतर समाज बनाने में योगदान दें। अगली बार एक और सच्चाई के साथ मिलते हैं। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनों के साथ प्यार से रहें।